नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है। हालिया मतलब 2-3 महीने पहले की, लेकिन उसका खुलासा बिल्कुल हाल फिलहाल का है। प्रदेश है आज का पंजाब और ज़िला है लुधियाना। हुआ कुछ यूँ कि 28 जुलाई 2025 को अमेरिका के भारतीय दूतावास की सूचना पर लुधियाना के डेहलो थाने पर 71 वर्षीय एनआरआई रुपिंदर कौर की गुमशुदगी लिखवाई गई। गुमशुदगी लिखवाई अमेरिका में रहने वाली उसकी बहन कमल कौर ने। कमल कौर ने गुमशुदगी में जो वृतांत लिखा, जो बात लिखी, उसका सार ये था कि लुधियाना जाकर रुपिंदर 75 वर्षीय चरणजीत सिंह से शादी करने के लिए कह के सिएटल, जहां वो रहती थी, अमेरिका से लुधियाना गई थी। चरणजीत से उसकी शादी की बात काफ़ी दिनों से चल रही थी। कुछ उतार चढ़ाव के बाद चरणजीत ने उसे शादी के लिए लुधियाना आने के लिए कहा था। चरणजीत लंदन में रह रहा था और उसने ये कहा कि तुम पहुंचो, हम लंदन से आकर हम लोग वहाँ शादी करेंगे। ये बात रुपिंदर कौर ने अपनी बहन कमल कौर को सिएटल में, जहाँ वो रहती थी, वहाँ से बता के वो भारत के लिए रवाना हुई थी। गुमशुदगी के अपने उस प्रार्थना पत्र में कमल कौर लिखती हैं कि 12 जुलाई के बाद हमारी बहन से मेरा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। जिसके यहाँ रुकी हुई थी उसने कहा कि वो यहाँ से जा चुकी है। जितने रिश्तेदार वहाँ थे, जानने वाले थे, कहीं पर भी उसका कोई पता नहीं लग रहा है। लिहाजा उसकी गुमशुदगी लिखकर उसे ढूंढने का प्रयास किया जाए। कुछ दिन तक पुलिस, जैसी सब जगह की पुलिस है वैसी पंजाब की भी है, पुलिस टहलाती रही। लेकिन फिर कमल कौर ने फिर भारतीय दूतावास के माध्यम से प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि हमारी बहन को ढूंढने का पुलिस प्रयास नहीं कर रही है, सभी सार्थक प्रयास किए जाएं। खैर, दूतावास से कहने पे भारत सरकार के माध्यम से जब पंजाब को ये बात बताई गई तो पुलिस ने कुछ हरकत तेज की। और इसी बीच उसी थाने पर 18 अगस्त को, यानी 12 जुलाई को, कमल कौर ने अपनी बहन रुपिंदर कौर की गुमशुदगी लिखाई और 18 अगस्त को उसी थाने में रुपिंदर कौर की गुमशुदगी एक और व्यक्ति सुखजीत सिंह ने लिखवाई। सुखजीत ने कहा कि रुपिंदर जब अमेरिका से यहाँ आई थी, शादी करने के लिए आई थी, तो वो मेरे घर में ही रह रही थी। एक दिन उसने ये बताया कि अभी उसे कनाडा जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसे रुकने के लिए कहा और ये पूछा कि शादी का क्या कार्यक्रम है, लेकिन उसने कहा अभी फ़िलहाल मैं कनाडा जाती हूँ, 10-15 दिन बाद वापस आऊँगी, तब इसके बारे में आपको बताऊँगी। और फिर सुखजीत ने यह भी लिखाया कि मैं अपनी गाड़ी से ही रुपिंदर को लेकर एयरपोर्ट तक गया था, लेकिन उसके बाद से उसका पता नहीं चल रहा है। ऐसा सुखजीत ने जो ये गुमशुदगी लिखवाई अपनी तरफ से, ये गुमशुदगी तब लिखवाई जब पुलिस ने रुपिंदर कौर की गुमशुदगी की तलाश, गुमशुदगी के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच पड़ताल के क्रम में ही वो सुखजीत के यहाँ भी पहुँची थी। सुखजीत ने ये किस्सा बताया कि साहब वो तो हम उसको छोड़ कर आए थे एयरपोर्ट, उसके बाद से हमें भी उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अपने बचाव में सुखजीत ने ये गुमशुदगी लिखवा दी। उसको लगा कि ऐसा न हो पुलिस उसे फंसाने लगे कि तुम ही बता सकते हो कि वो कहाँ है। बहरहाल जब ये दोनों गुमशुदगी हुई और दबाव हुआ इसका पता करने का, तो पुलिस ने तेजी पकड़ी। पुलिस ने सबसे पहले सीडीआर निकलवानी शुरू कर दी और सीडीआर निकालने के बाद रुपिंदर के बारे में जो जानकारी उसकी बहन से मिल सकती थी, टेलीफोन से उनसे ली और बाकी उनके जानने वालों से उसके पूरी जानकारी की। आखिर वो यहाँ
किस वजह से गायब हो सकती है। बहरहाल जो जानकारी हुई और पुलिस ने अपने यहाँ उसको रिकॉर्ड में दर्ज किया, उसके हिसाब से रुपिंदर कौर की 2 शादियाँ हो चुकी थीं। वर्तमान में जब वो गायब हुई तब उसकी उम्र 71 वर्ष थी। पुलिस के अनुसार अमेरिका के सिएटल सिटी की रहने वाली रुपिंदर कौर मूल रूप से लुधियाना के बूटाहारी गांव की निवासी थी। बहुत साल पहले अपनी जवानी के दिनों में ही वो अमेरिका चली गई थी। वहाँ जाने के बाद उसने 2 शादियाँ की, लेकिन दोनों ही बार उसका तलाक हो गया। दोनों शादियों से उसके कई बच्चे भी हैं जो सभी अमेरिका में रहते हैं और अमेरिकी नागरिक हो गए हैं। उसके बाद मई 2024 में उसने मैट्रिमोनियल साइट्स के माध्यम से अपने लिए जिसे कहते हैं नया पार्टनर तलाश करने की कोशिश की और उसी में उसको ब्रिटेन के रहने वाले 75 साल के चरणजीत सिंह ग्रेवाल का जो प्रोफाइल था वो उसे पसंद आया। चरणजीत मूल रूप से लुधियाना के किला रायपुर से लगभग 5 किलोमीटर दूर मेहमा सिंह वाला गांव का रहने वाला था। यानी रुपिंदर भी लुधियाना की ही रहने वाली, जो शादी वो ढूंढ रही थी, जो वो लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी और जिस लाइफ पार्टनर की प्रोफाइल पर उन्होंने टिक किया वो भी लुधियाना के ही रायपुर से 5 किलोमीटर दूर गांव का रहने वाला था। तो एक ही देश, एक ही प्रदेश और एक ही जिले के रहने वाले 2 लोगों में जब संपर्क हुआ तो ये ऑफ़र ये दोनों लोगों को पसंद आया, रुपिंदर को भी और चरणजीत सिंह को भी। चरणजीत सिंह भी किन्हीं कारणों से इस बात को पसंद कर रहा था कि रुपिंदर हमारे मूल ज़िले की ही रहने वाली है। दोनों NRI थे, वो ब्रिटेन में था और रुपिंदर अमेरिका में थी। दोनों की उम्र भी लगभग शादी वाली ही उम्र थी, यानी महिला 71 की और पुरुष 75 का। फिर दोनों नज़दीक आ गए, कभी वो ब्रिटेन आती थी, कभी ये अमेरिका जाता था। दोनों की मुलाकातें हुई। अक्टूबर 24 में रुपिंदर भारत आई, जहां वो चरणजीत के परिजनों से मिली। उसके ताया, उसके फूफा, बुआ, मौसी, मौसा, एक एक करके सबसे मिली और फिर उन लोगों से अपनी इस तरह की शादी की बात बताई कि हमने इस तरह से एक दूसरे को पसंद किया है, हम शादी करने वाले हैं। तो फिर खैर किसी को क्या एतराज़ हो सकता था। दोनों ही बुज़ुर्ग थे, लगभग एक उम्र के थे और रुपिंदर बहुत पैसे वाली थी, लिहाजा किसी ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। ये प्रेम प्रसंग लगभग साल भर चला। चरणजीत ने उसका उतावलापन भांप लिया रुपिंदर का, और ये भी देख लिया कि उसके पास काफ़ी पैसे हैं, बड़ी पैसे वाली महिला है। तो चरणजीत ने उसे काम के सिलसिले में करीब 40 लाख रुपए उधार लिए और अपने अकाउंट में उसके अकाउंट से ट्रांसफ़र कराया। उसे ये वादा किया कि मैं एक और प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहता हूँ जो तुम्हारे नाम से यानी रुपिंदर के नाम से लगाऊंगा, ये शुरू कर दूंगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो 40 लाख रुपए उसे अपने अकाउंट में मिल गए, उसका इरादा बदल गया। उसने शादी से इनकार कर दिया और इस पर रुपिंदर नाराज़ हो गई। नाराज़ नहीं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, क्योंकि शादी भी नहीं हुई और पैसा भी चला गया। इस पर रुपिंदर ने चरणजीत पर शादी करने का दबाव बनाया और ये चेतावनी दी कि अगर शादी नहीं करोगे तो रेप में फंसा दूंगी, बलात्कार के केस में फंसा दूंगी। शुद्ध रूप से वही भारतीय जुमला, जब कोई महिला किसी पुरुष के संपर्क में आए और बाद में वो पुरुष उससे शादी करने से मना कर दे या अलग हो जाए, तो यही एक बात कही जाती है। उस ज़माने में तो 376 था, तो ये कहते थे 76 में फंसा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी, जेल की चक्की पिसवा दूंगी। यही फिर रुपिंदर ने वहाँ चरणजीत को कहा कि ये हम तुम्हें रेप में फंसा के जेल भिजवा देंगे। हालांकि रुपिंदर के खिलाफ भी 2 मुकदमे लिखे हुए थे।
रुपिंदर के खिलाफ जो 2 मुकदमे लिखे हुए थे वो लुधियाना के एनआरआई थाने में फर्जीवाड़े के 2 केसेस थे। दोनों मामले अलग अलग थे और दोनों ही उसकी बहन कमल कौर ने लिखवाए थे, एक 2015 में और एक 2016 में। कमल का आरोप था कि उसके पति राजेंद्र सिंह की मौत के बाद रुपिंदर ने फर्जी राजेंद्र सिंह को खड़ा करके उसके प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इसी मामले की पैरवी इस मामले की पैरवी जो रुपिंदर थी वो अपने कोर्ट के एक मुहर्रिर, कोर्ट में टाइपिस्ट का काम करने वाला, सरकारी टाइपिस्ट का काम करने वाले सुखजीत को सौंपी थी। कमल ने भी ये जिम्मेदारी उसको सौंपी थी कि तुम हमें बताते रहना, और रुपिंदर ने भी ये सुखजीत को सौंपी थी ये जिम्मेदारी कि हमें बताते रहना कब डेट पड़ेगी, वकील साहब आए कि नहीं आए, दरखास्त कौन सी पड़ी, तमाम तरह की बातें, चूँकि वो दोनों का कॉमन मित्र था। और इसके लिए रुपिंदर ने कि वो हमारे लिए ज़्यादा काम करे, करीब 40 लाख रुपए उसने सुखजीत को भी उसके भाई मनवीर के खाते में डलवा दिए। सुखजीत ने कहा कि हम अपने खाते में लेंगे तो हमारी जांच हो सकती है, मेरे भाई के खाते में डाल दीजिए, मैं आपके पूरे मुकदमे की पैरवी यहीं कोर्ट में करूँगा। चरणजीत ने जब ये देखा कि रेप की धमकी दे रही है वो डर गया। उसे पता था कि रुपिंदर की हर एक्टिविटी पर सुखजीत की नज़र रहती है, वो उसी से मदद मांगती है और अपने केसेस के स्टेटस के बारे में सुखजीत से ही पता करती है। तो चरणजीत ने सुखजीत से संपर्क किया और अपने मन की बात बताई कि किसी तरह से रुपिंदर की हत्या करा दो वरना वो हमको फंसा देगी। तो पहले वो राज़ी नहीं हुआ, लेकिन फिर वो राज़ी हो गया। हालांकि जो उसकी बहन ने जो फर्जीवाड़े के केसेस 419 420 के लगाए थे, उस मामले में उसका वारंट था, तो वो अपने घर कभी नहीं रुकती थी रुपिंदर, वो सुखजीत के यहाँ रुकती थी क्योंकि उसका सारा काम सुखजीत ही देखता था। चरणजीत ने सुखजीत को उसकी हत्या करने के लिए तमाम लालच दिए और ये कहा कि वो 50 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, और ये भी बताया कि 40 लाख रुपए रुपिंदर का ही पैसा मेरे पास है, वो भी तुमको दे दूंगा और 50 लाख अलग से दे दूंगा, और हत्या के बाद उसे ब्रिटेन में सेटल करा देगा। ऐसा चरणजीत ने सुखजीत को रुपिंदर की हत्या करने का प्रोत्साहन, जो उसके लिए लालच दिया, वो ये कहा कि उसे वो ब्रिटेन में सेटल करा देगा जहाँ फिर भारत की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। इतना बड़ा ऑफर देखकर सुखजीत हत्या के लिए राजी हो गया। शादी का बहाना बनाकर फिर सुखजीत ने ही ये कहा कि बात सब हो गई है, तुम चली आओ यहाँ, चरणजीत की भी मुझसे बात हो गई है और तुम यहाँ चली आओ। अब चरणजीत शादी को तैयार है। ये सुनते ही रुपिंदर तुरंत भारत पहुँच गई और वहाँ से उसने संपर्क किया। चरणजीत ने कहा कि बस मेरा भी अब टिकट हो गया है, मैं भी ब्रिटेन से यानी लंदन से सीधे भारत पहुँच रहा हूँ, लुधियाना आएंगे और हम लोग वहीं पर शादी कर लेंगे। रुपिंदर की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन प्लान वो अपना चरणजीत सुखजीत के साथ बराबर शेयर कर रहा था। पहले घर में चरणजीत के भाई और भाभी रहते थे, लेकिन एक दिन किसी बहाने से सुखजीत ने अपने भाई और भाभी को कहीं बाहर भेज दिया। तारीख थी 12 जुलाई 2025 और जब घर में ये अकेली थी रुपिंदर, उसी समय बेसबॉल के बैट से पहले उसने पीछे से हमला किया रुपिंदर को। वो पहले ही इतना भीषण प्रहार था कि वो गिरी और बेहोश हो गई। उसके बाद उसके ऊपर कम से कम 20 बार उसी बेसबॉल से प्रहार किया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद उस पर जैसा मैंने कहा 15-20 प्रहार किए और पहले से सब उसने इंतज़ाम कर रखा था। घर में पर्याप्त मात्रा में कोयला इकट्ठा करके रखा था। घर के पीछे की तरफ वाला जो इलाका है खुला हुआ, उसमें वो जो सहन होती है, जो बरामदा होता है, उसके नीचे
एक कमरा, उसी के पास एक कमरा था अलग, ताकि बाहर से कोई आए तो उसकी इस कार्य को कोई भांप न पाए। उसी में कोयला जलाकर 2 दिनों तक रुपिंदर के अलग अलग अंगों को उस कोयले में जला जला कर सिर्फ हड्डियां जब बची, पूरा फ्लैश जल गया, पूरा चमड़ा उसमें से निकल गया, तो फिर 5 घंटे से भी ज़्यादा समय लगाकर उसने उन हड्डियों को इकट्ठा किया और फिर हड्डियों को बोरी में भर के घुंघराना के नाले में फेंक दिया। वहाँ से आने के बाद उसने पूरे घर की सफाई की। इन सब के बारे में चरणजीत ब्रिटेन से उसको बताता रहा। कि वो काले रंग का धुआं हो गया होगा कमरे में, उसने कहा हो गया है। नीचे भी बहुत आग जलने की वजह से फर्श खराब हो गई होगी, उसने कहा हाँ खराब हो गई है। महक आ रही, उसने कहा हाँ सब महक आ रही है। तो बहरहाल वो पूछता गया और उसने, और सीसीटीवी जो घर में लगे हुए थे वो उस समय ऑफ जरूर थे, लेकिन सीसीटीवी लगे हुए थे। ये डर लग रहा था कि ऐसा न हो कहीं पर कोई रिकॉर्डिंग सेव हो। खैर चरणजीत ने कहा मैं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उस कमरे को अच्छी तरह से रिनोवेट करा लो। सबूत मिटाने पर जब ये चर्चा हुई तो उन्होंने कहा उसको रिनोवेट करा लो, सीसीटीवी सब निकाल लो और मैं डीवीआर के किसी गड्ढे में बड़ी मात्रा में पेट्रोल डालकर उसे पूरी तरह से जलाकर ऊपर से उसमें मिट्टी ढक दो। उसके आईफोन के लिए भी बताया कि उसे तोड़कर उसी नाले में फेंको जहाँ पर तुमने हड्डियाँ, जली हुई हड्डियाँ फेंकी थी। बहरहाल ये सारे इंतज़ाम करके उन लोगों ने पूरी तरह से सबूत, उस कमरे का पूरा रिनोवेशन कर दिया। उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई का रिनोवेशन, नए सीसीटीवी कैमरे लग गए, सीसीटीवी का नया डीवीआर लग गया, फ़र्श को तोड़ के नया फ़र्श बनाया गया, जो दीवारें थीं उनके पूरे प्लास्टर को तोड़ के उसमें नया प्लास्टर लगाया गया और नए सिरे से उसकी पुताई की गई, ताकि मानव मांस के जलने की महक एकदम ख़त्म हो जाए। अब पुलिस को जब धीरे धीरे दबाव भी पड़ रहा था और वो धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और सीडीआर से उसे ट्रैक कर रही थी, तो उसने मौका देखने के लिए घर में प्रवेश किया सुखदेव सिंह के। सुखदेव सिंह ने कहा कि साहब हमारे यहाँ 1 ही घंटा रुकी थी, 2 ही घंटा रुकी थी, ताकि पुलिस इंसिस्ट न करे, लेकिन पुलिस ने इंसिस्ट किया। इंसिस्ट करने के बाद देखा कि सारे कमरे तो वैसे ही धूल धूसरित पुराने 10 साल के चूना किए हुए, लेकिन एक कमरा बिल्कुल 10 दिन पहले नए सिरे से पेंट किया हुआ, नए सिरे से फर्श बनाया हुआ, बिल्कुल नए सीसीटीवी। ये देखकर पुलिस के भी कान खड़े हो गए। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। पहले उससे पूछा कि ये बोले साहब ये सबसे ख़राब हो गया था, टूट रहा था, गिर रहा था। फिर पुलिस ने दिखाया और कमरों के बारे में कि इनका प्लास्टर क्यों नहीं कराया, जिसमें सोते हो उसका भी प्लास्टर उखड़ गया है, उसको क्यों नहीं कराया, वो जो तुम्हारा स्टोर रूम था उसी को क्यों कराया। बहरहाल पुलिस जब थाने ले आई और पुलिस अपनी पर आ गई तो उसने पूरी बात फिर बता दी। उसने कहा कि वारदात के करीब 10 दिन पहले ही चरणजीत से मिलकर उसने मर्डर की प्लानिंग की थी। घर में कोयला, डीजल और पेट्रोल, इन तीनों का पर्याप्त स्टॉक रख लिया था। तब जब उसने बताया कि कहाँ इसे फेंका गया है, फ़ौरन पुलिस के साथ जाकर एविडेंस एक्ट 27 की तहत पूरा कंकाल जो बोरी में भर के फेंका गया था वो बरामद कर लिया और टूटा हुआ उसका आईफोन वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने सुखजीत को अरेस्ट कर लिया। उसके भाई मनवीर फरार हो गया, उसको नामजद किया। चरणजीत का लुक आउट नोटिस 120B में यानी मर्डर की साजिश में उसे भी नामजद किया गया, उसका भी नाम FIR में दिया गया और उसका लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया। वहाँ के SHO सुखजिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी सुखजीत को अभी इस केस में अरेस्ट किया गया है। वो 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। इसके अलावा ब्रिटेन में रहने वाले रुपिंदर के मंगेतर चरणजीत सिंह को भी इस केस में नामजद किया गया है। सुखवीर के भाई मनवीर उर्फ मनी पहलवान को भी इसमें नामजद किया गया है।
इन लोगों ने एक और रुपिंदर ने कहा कि इसका आधार कार्ड तुम चेंज करा दो कैसे भी करके। तो 3 मार्च को एक नया आधार कार्ड रुपिंदर का बनाया गया, जिसमें 3 मार्च 25 को, जिसमें महिला का नाम रुपिंदर कौर पंधेर, केयर ऑफ हरभजन सिंह ग्रेवाल, मकान नंबर 4465 शिमलापुरी लिखा था। ये आधार कार्ड भी बरामद कर लिया गया कि उसको शव अगर मान लिया बरामद होता है तो उसके साथ ही आधार कार्ड डाल देंगे, तो फिर ये मामला सब हौच-पौच हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड में अंकित ये पता फर्जी था। रुपिंदर की बहन ने ये बताया कि साहब उसका आधार कार्ड और उसके बारे में सारी जानकारी अमेरिकी पासपोर्ट पर आधारित है। इसमें रुपिंदर का पता सिएटल अमेरिका दर्ज है। पुलिस ने इस फर्जीवाड़े के लिए भी सुखजीत को, क्योंकि सुखजीत ने ये बनवाया था, इस केस में भी सुखजीत के खिलाफ एक नया अपराध पंजीकृत किया गया। एसीपी हरजिंदर सिंह गिल ने बताया कि पुलिस रुपिंदर के खाते से आरोपी सुखजीत और उसके भाई मनवीर सिंह के खातों में ट्रांसफ़र किए हुए पैसों की भी जांच कर रही है। ये फेमा के अंतर्गत नियमों के विरुद्ध जो पैसा वहाँ इकट्ठा किया गया है, उसका एक अलग से मुकदमा मनवीर और सुखजीत के खिलाफ कायम किया जाएगा। बहरहाल सुखजीत को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया, अभी परसों या नरसों भेजा गया है। आज की घटना देखिए, रुपिंदर कौर पंजाब के लुधियाना की रहने वाली एक एनआरआई थी जो अमेरिका के सिएटल सिटी में रहती थी। बहुत पैसे वाली महिला थी। पहले 2 शादियां कर चुकी थी, दोनों से बच्चे थे, लेकिन पहले के दोनों पतियों से तलाक हो गया था। 71 साल की हो गई थी रुपिंदर, लेकिन जीवन के इस कश्मकश में शादी, बच्चे, दूसरी शादी, बच्चे, एक तलाक, दूसरा तलाक, और इसी कश्मकश में उसको ये लगने लगा कि 2 पतियों से तलाक होने के बाद बच्चे बड़े हो गए, सब अपने अपने काम में लग गए, अब उसे फिर एक जीवन साथी की ज़रूरत है। इस उम्र में भी एक जीवन साथी की ज़रूरत है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर ये देखा जाए तो मेट्रो शहरों को अगर छोड़ दें तो शेष भारत के देशज हिस्से में 71 वर्ष की महिला, बुज़ुर्ग महिला, कभी भी फिर से शादी करने के बारे में नहीं सोच सकती। पुरुषों के तो बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि 71-75 के भी हो गए, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने शादी की। लेकिन महिला किसी भी कारण से 71, 72 या 75 वर्ष की महिला, शेष भारत में मेट्रो शहरों को अगर छोड़ दिया जाए, जहाँ पाश्चात्य सभ्यता का पर्याप्त प्रभाव है, तो देशज इलाके में, गांव ग्रामीण के इलाके में 71 साल की महिला के साथ अगर इस तरह की कोई दुर्घटना भी होती है, तो वो शादी के बारे में कभी उसके दिमाग में, कभी उसके मस्तिष्क में भी नहीं आएगा। कारण वही है कि समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे, परिवार छोड़ देगा कि इनका भी देखो, इनका भी दिमाग खराब हो गया है, 71 साल 72 साल की हो गई हैं। ये भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात मैं करता हूँ, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो महिला 70-72 साल की अकेलापन महसूस करती है, तो अपने एक बच्चे के साथ, बच्चों के बच्चे के साथ, बेटियों के साथ, किसी के साथ रह लेगी। बेटा बहू चाहे जितनी गाली दें, लेकिन सारी उम्र वो वहीं गुजार देगी। शादी के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचेगी। लेकिन पश्चिमी सभ्यता में पढ़ी लिखी पली बढ़ी रुपिंदर, उसके ऊपर समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसकी कोई परवाह नहीं है। उसे तो बस यूएस का कानून क्या कहता है इसकी परवाह थी कि कानूनन हम कहीं गलत न हो, और यूएस के कानून में या अपने यहाँ भी 71 या 75 या 85 की उम्र में शादी करना कोई अपराध नहीं है। लेकिन लोग यहाँ समाज और सामाजिकता से डरते हैं। पाश्चात्य सभ्यता में समाज और सामाजिकता से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ कानून की परवाह की जाती है। बहरहाल रुपिंदर ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपने लिए दूल्हा ढूंढ लिया। चरणजीत मिला, उम्र 75, रहने वाला पंजाब का,
और उसमें ब्रिटेन में सेटल एनआरआई। बस जैसे ही ये सब बातें देखी कि उसकी 75 उम्र, हमारी 71, हम यूएसए में, वो ब्रिटेन में, दोनों एक ही शहर लुधियाना के रहने वाले, आसपास के गांव के रहने वाले, बाँछें खिल गई रुपिंदर की। वो भागकर चरणजीत के यहाँ पहुँची, उससे और उसके रिश्तेदारों से बातचीत शुरू की। और रुपिंदर ने उसने चरणजीत ने रुपिंदर के उतावलेपन को पहचान लिया। सबसे पहले उसके स्टेटस को समझा, कितना पैसा होगा, कितनी प्रॉपर्टी होगी। जब देख लिया कि बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है, तो उसने कहा कि हमें अपने बिजनेस को नए सिरे से इस्टेब्लिश करना है, एक नई यूनिट बनानी है, और वो रुपिंदर के नाम से, यानी कहा कि मैं तुम्हारे नाम से एक यूनिट नई खोलूँगा। इसके लिए जो भी 40-50 लाख रुपए की ज़रूरत थी। और रुपिंदर ने कहा अब शादी हो ही जाएगी, फ़ौरन अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में ये पैसे 40 लाख या 50 लाख रुपए दे दिए। पैसा लेने के बाद चरणजीत का मन बदल गया। उसने शादी से इनकार कर दिया कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, और पैसा भी वापस देने से मना कर दिया। और जब ऐसा धोखा मिला उसको, तो उसने भी, उसका जो उसके भीतर का भारतीय मानस था, भारतीय डीएनए था ही था, वो एकदम जाग गया। और ठीक वैसा ही डायलॉग उसने बोला जो अपने देश में धोखा खाई हुई महिला, इस तरह से प्यार में धोखा खाई हुई महिला कि बहुत दिनों तक साथ रही लेकिन अब शादी से इनकार कर दिया लड़के ने, तो वो एक ही बात बोलती है कि रेप में फंसाऊंगी, 376 में फंसाऊंगी, जेल भिजवा दूंगी। तो चाहे जितना विदेशी सभ्यता में पली बढ़ी रही हो रुपिंदर, लेकिन वही भारतीय ठेठ देशी बात उसने रुपिंदर को कही कि मैं तुम्हें रेप में फंसाऊंगी, चरणजीत को कही। तो चरणजीत डर गया कि ऐसा ये कर सकती है, पैसा भी मैं दूंगा नहीं, शादी मैं करूंगा नहीं, तो ये ऐसा कर सकती है। और वहीं से बैठे बैठे उसने रुपिंदर से वसूले गए पैसे और रुपिंदर के ही आदमी से कुछ पैसा अपना लगा के रुपिंदर की हत्या की प्लानिंग की। ऐसी गंभीर प्लानिंग की और ऐसी नृशंस हत्या कराई, क्योंकि जिसने हत्या की सुखजीत ने, वो रुपिंदर के भरोसे का आदमी था। उसके अकाउंट में, उसके भाई के अकाउंट में भी 50 लाख रुपए रुपिंदर ने ट्रांसफ़र किए थे बहन से चल रहे उस मुकदमे की पैरवी के लिए। और उसी को चरणजीत ने कहा कि उसका दिया हुआ 40-50 लाख मेरे पास है, उसने 40-50 लाख तुम्हें दिया है, 50 लाख मुझसे और ले लो, 1.5 करोड़ हो जाएंगे, मार दो, मारने के बाद ब्रिटेन आओ, यहीं सेटल करा दूंगा, भारतीय पुलिस कभी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। और इसी लालच में सुखजीत ने रुपिंदर की हत्या कर दी। लेकिन वही होता है कि चाहे जितनी चालाकी से हत्या की जाए। 18 तारीख की गुमशुदगी में कि साहब वो हम छोड़ने गए थे, वो कनाडा जा रही थी, लुधियाना की पुलिस ने कनाडा जाने वाले सभी यात्रियों के सभी जो एयरलाइंस थी उसको खंगाल लिया, कहीं भी रुपिंदर का नाम नहीं था। दूसरा कि चालाकी में उस स्टोर रूम को नए सिरे से ड्राइंग रूम बना देना, बढ़िया रिनोवेशन करा देना, वो उसके ऊपर शक होने का प्राइमरी आधार बना। तो जो हम लोगों के यहाँ देशी कहावतें हैं कि भाई शादी ब्याह एक उम्र में ही अच्छी लगती है, शादी ब्याह एक उम्र में ही अच्छे लगते हैं, लड़के लड़की दोनों अच्छे लगते हैं, अच्छी होती है ये शादी, ज़्यादा चलती है और ज़्यादा टिकती है। और एक उम्र बीत जाने के बाद होने वाली शादियों का ऐसा ही हश्र होता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।